वेलकम टू एडू। और एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग राजपूत के वंशों को अर्थात पूर्व मध्यकाल जो कि 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक था, तो उसके बारे में पढ़ रहे थे, जिसे सामंतवादी काल भी कहा जाता है। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बुंदेलखंड के एक महत्वपूर्ण वंश जिसका नाम था चंदेल वंश, उसको समाप्त किया और उसके महत्वपूर्ण शासक यशोवर्मन, धनदेव और फिर गंडदेव को हमने देखा। और इसमें हम लोग सेन वंश के बारे में, जो कि बिहार और बंगाल का पाल वंश के बाद एक महत्वपूर्ण शासन था, उसे हम लोग देखेंगे, क्योंकि पाल वंशों को पदस्थापित करके सेन वंश ने उसका स्थान लिया था। तो इसमें हम लोग लक्ष्मण सेन को देखेंगे और इसके शासन काल में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस सेन वंश को। तो सबसे पहले इसका जो शासन काल था लगभग 750 ईस्वी से 1206, ये संभावित है, एग्जैक्ट डेट नहीं है, पूर्व मध्यकाल का या राजपूत काल का। तो इसे हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक फैक्ट देख लें कि हमने बताया था पिछले वीडियो में कि 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक चंदेल वंश पर हमला करता है और उसकी समाप्ति करता है। हालांकि जो परमार्दी देव था वही अंतिम शासक था, लेकिन इसके बाद कुछ और शासक हुए। तो तरलोक देव और हमीर देव सबसे अंतिम था। लेकिन इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब परमार्दी देव को पराजित किया तो उसमें उसकी हत्या भी हो गई थी अजय देव के द्वारा, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। तो उसके बाद 80% इलाका पर कब्जा कर लिया था, लगभग पूरा ही माना जाता है। और महोबा पर कब्जा करके उसका नाम क्या रखा था? महोत्सव नगर। ये फैक्ट है, इसे याद रखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक महोबा का नाम क्या रखा था? तो महोत्सव नगर कि महोबा का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने महोत्सव नगर रखा था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सेन वंश को। सबसे पहले सेन वंश भारत का ब्रह्म क्षत्रिय वंश था, जिसका 12वीं शताब्दी के मध्य तक बंगाल पर शासन रहा। लगभग 160 वर्षों तक शासन रहा। तो भारत का ब्रह्म क्षत्रिय वंश था, जिसका 12वीं शताब्दी के मध्य तक बंगाल पर 160 वर्षों तक शासन रहा। इसके अंतर्गत भारतीय महाद्वीप का पूर्वोत्तर क्षेत्र, जो पूर्व और उत्तर का क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट का इलाका, इसके अंतर्गत बंगाल, असम, मेघालय, ये सभी जो इलाके आते थे, नागालैंड, इसके अंतर्गत सेन वंश के अंतर्गत आते थे। कलिंग, उड़ीसा, तो इसके अंतर्गत भारतीय महाद्वीप का पूर्वोत्तर क्षेत्र आते थे। ये मूल निवासी कर्नाटक के थे। सेन वंश के अभिलेखों के अनुसार उनकी उत्पत्ति कर्नाट वंश से, जो दक्षिणा पथ के शासक माने जाते हैं, अर्थात जो साउथ के जो शासक थे उन्हीं के ये वंशज थे। तो इनकी ये जो मूल निवासी थे, कहां के थे? तो कर्नाटक के। सेन वंश के अभिलेखों के अनुसार यह कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति कर्नाट वंश से दक्षिणा पथ के इलाकों के शासक से हुई थी। तो ये मूल निवासी कहां के थे? तो कर्नाटक के थे। ये बात कैसे पता चलता है? तो सेन वंश के अभिलेखों से पता चलता है। और इनकी उत्पत्ति कर्नाट वंश से हुई थी, जो दक्षिणा पथ अर्थात जो साउथ के शासक थे उन्हीं के द्वारा इनकी उत्पत्ति हुई थी। इनकी राजकीय भाषा संस्कृत थी। तो सेन वंश की राजकीय भाषा क्या थी? तो संस्कृत। जबकि पाल वंश की राजकीय भाषा उन्होंने बंगाली बनाया था। तो सेन वंश की राजकीय भाषा संस्कृत। इसकी स्थापना बंगाल के राढ़ नामक स्थान पर सामंत सेन के द्वारा हुई थी। तो सेन वंश की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो बंगाल में राढ़ नामक स्थान पर सामंत सेन के द्वारा हुई थी। याद रखेंगे कहां पे? तो बंगाल में राढ़ नामक स्थान पर इसने सामंत सेन ने एक छोटा सा राज्य का निर्माण किया, जिसे क्या कहा जाता है?
रा। इसकी राजधानी गौड़, विक्रमपुर और नवदीप थी। तो 3 राजधानियां सेन वंश की बनी, पहला गौड़, दूसरा विक्रमपुर और तीसरा नवदीप। गौड़ पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में है, विक्रमपुर आधुनिक बांग्लादेश के मुंशीपुर जिले में है और नवदीप बंगाल के नदिया जिले में है। तो याद रखेंगे कि इनकी राजधानी गौड़, विक्रमपुर और नवदीप में थी। गौड़ पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में है, विक्रमपुर वर्तमान बांग्लादेश के मुंशीपुर जिले में है, जबकि नवदीप पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में है। याद रखेंगे नदिया जिला। बंगाल में पाल वंश के पतन के बाद सेन वंश की स्थापना। तो अभी हमने बताया कि इन्होंने पाल वंश को पदस्थापित करके इनका स्थान लिया था और बंगाल पर काबिज हुए थे। तो पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में सेन वंश की स्थापना हुई। इन्हें किन किन ऐतिहासिक स्रोतों से पता लगाते हैं, इनके बारे में जो जानकारी मिलती है, किन किन ऐतिहासिक स्रोतों से मिलती है, तो उसे हम लोग देख लें। तो पहला तो है अभिलेख, पहला अभिलेख और दूसरा साहित्य। तो अभिलेखों से कौन कौन से अभिलेख से जानकारी मिलती है? तो पहला है देवपाड़ा अभिलेख, यह सबसे इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में आता है। देवपाड़ा अभिलेख के बारे में यह पूछा गया था यूपीएससी के पीटी में 2014 के एग्जाम में कि देवपाड़ा अभिलेख किस वंश से संबंधित है? यह सेन वंश से संबंधित है। विजय सेन के समय लिखा गया, विजय सेन के समय लिखा गया सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय अभिलेख है, जिसमें विजय सेन के विजय का उल्लेख किया गया है। विजय सेन के विजय और आक्रमण का उल्लेख किसमें है? तो देवपाड़ा के अभिलेख में है, जो कि सेन वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। विजय सेन आक्रामक शासक था। तो इस देवपाड़ा अभिलेख से विजय सेन के समय के विजयों का उल्लेख किया गया है, आक्रमणों का उल्लेख किया गया है, और यह सेन वंश का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विश्वसनीय ऐतिहासिक स्रोत है, अभिलेख है। इसे कौन से साहित्य के बारे में जानकारी मिलती है? तो पहला है बल्लाल चरित ग्रंथ। तो बल्लाल चरित ग्रंथ, इसमें बल्लाल सेन की जानकारी मिलती है। दूसरा है स्मृति दान सागर ग्रंथ, यह बल्लाल सेन के द्वारा रचित किया गया है। इसमें भी बल्लाल सेन के शासन की जानकारी मिलती है। तीसरा है अद्भुत सागर ग्रंथ, बल्लाल सेन और जयदेव के द्वारा यह रचित है। अद्भुत सागर ग्रंथ, बल्लाल सेन ने इसे प्रारंभ किया था लेकिन अधूरा छोड़ दिया और बाद में उसे जयदेव ने पूरा किया। किस ग्रंथ को? तो अद्भुत सागर ग्रंथ। इसके बाद गीत गोविंद, यह काफी इंपॉर्टेंट है। गीत गोविंद ग्रंथ जो है यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव। तो गीत गोविंद इसी के शासन काल के संबंधित है, इस सेन वंश के। तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। तो बल्लाल चरित ग्रंथ, इसमें बल्लाल सेन के द्वारा लिखा गया, इसमें बल्लाल सेन के इतिहास की जानकारी मिलती है। दूसरा स्मृति दान सागर ग्रंथ, यह भी बल्लाल सेन के द्वारा लिखा गया था और इसमें भी बल्लाल सेन के शासन की जानकारी मिलती है। तीसरा अद्भुत सागर ग्रंथ, यह बल्लाल सेन के द्वारा लिखा गया था लेकिन आधा अधूरा लिखा गया था और उसके दरबारी कवि जयदेव ने इसे पूरा किया, अद्भुत सागर ग्रंथ को। उसके बाद गीत गोविंद ग्रंथ, इसके रचयिता जयदेव हैं, जो काफी महत्वपूर्ण किताब है। तो चलिए, ये तो था सेन वंश का प्राचीन इतिहास, प्रारंभिक इतिहास। इसके शासकों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो कौन कौन से शासक थे? पहला सामंत सेन, जो इस वंश का संस्थापक था, 1070 से 1095 ईस्वी। उसके बाद उसका पुत्र हेमंत सेन 1095 से 1096 ईस्वी। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण शासक विजय सेन 1096 से 1158 ईस्वी। उसके बाद बल्लाल सेन 1158 से 1179 ईस्वी।
उसका पुत्र लक्ष्मण सेन 1179 से 1205 ईस्वी। उसके बाद उसका पुत्र केशव सेन 1205 से 1225 ईस्वी। विश्वरूप सेन 1225 से 1230 ईस्वी। और अंतिम शासक 1230 ईस्वी तक रहा, कुछ ही समय तक, जिसका नाम था सूर्य सेन। और इसके बाद यह शासन दिल्ली सल्तनत में मिल जाता है और एक की कहानी समाप्त हो जाती है। तो चलिए सामंत सेन के बारे में हम लोग देखें तो सेन वंश का संस्थापक लगभग 1070 ईस्वी में बंगाल के राज में एक छोटे से राज्य के रूप में स्थापना। तो सामंत सेन जो था वह सेन वंश का संस्थापक था और 1070 ईस्वी के लगभग इसने बंगाल के राज में एक छोटे से राज्य के रूप में इस सेन वंश की स्थापना की। तो सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सामंत सेन, जिसने लगभग 1070 ईस्वी में बंगाल के राढ़ नामक जिले में एक छोटे से राज्य के रूप में इस सेन वंश की स्थापना की। चोल वंश का शासक राजेंद्र चोल पर विजय। तो ये एक कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि इसने राजेंद्र चोल पर विजय प्राप्त की, पर इसके बारे में कहां तक सत्यता है यह अभिलेखों से पता नहीं चलता। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस सामंत सेन ने चोल वंश के शासक राजेंद्र चोल पर विजय प्राप्त किया था। तो किसके अनुसार? तो कुछ इतिहासकार के अनुसार। यह बात अभिलेखों में नहीं लिखा गया है, लेकिन कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि इसने चोल वंश के शासक राजेंद्र चोल को पराजित किया था। इसके बाद अगला इसका शासक आता है हेमंत सेन। हेमंत सेन जो कि सामंत सेन का पुत्र था एवं 1095 ईस्वी में सामंत सेन के मृत्यु के बाद सेन वंश का अगला शासक बना। इसके शासन काल में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं। तो कुछ समय के लिए, महज 1 वर्ष के लिए, हेमंत सेन जो कि सामंत सेन का पुत्र था वह सेन वंश का अगला शासक बना। कब? जब 1095 ईस्वी में सामंत सेन की मृत्यु हो जाती है और इसके शासन काल में कोई भी उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ। अगला जो शासक आता है, जो इस वंश का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट शासक और सबसे शक्तिशाली शासक आता है, जिसकी मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत के बीच का जो इतिहास होता है उसमें सर्वश्रेष्ठ शासकों में इसकी गिनती होती है, जिसका नाम था विजय सेन। इसका विजय सेन, विजय राज या निद्रावली। तो इसके 3 नाम थे, विजय सेन, विजय राज और निद्रावली। ये तीनों एक ही नाम है। तो विजय सेन का एक और नाम था विजय राज और निद्रावली, याद रखेंगे। हेमंत सेन का पुत्र एवं 1096 ईस्वी में सेन वंश का अगला शासक। तो 1096 ईस्वी में अपने पिता हेमंत सेन की जगह यह सेन वंश का अगला शासक बनता है। कौन? तो विजय सेन, याद रखेंगे। उसका और क्या नाम था? तो विजय राज और निद्रावली। सेन वंश का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतापी शासक। तो विजय सेन सेन वंश का सबसे महत्वपूर्ण और प्रतापी शासक था। याद रखेंगे कि सेन वंश का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्रतापी शासक तो यह विजय सेन था। नेपाल के शासक नृत्य तथा मिथिला के शासक वीर नान्यदेव को पराजित कर क्रमशः नेपाल और मिथिला पर कब्जा। तो नेपाल के शासक नृत्य और मिथिला के शासक वीर नान्यदेव को इसने पराजित करके नेपाल और मिथिला पर कब्जा कर लिया। इंपॉर्टेंट है कि विजय सेन ने नेपाल के शासक नृत्य और मिथिला के शासक वीर नान्यदेव को पराजित करके नेपाल और मिथिला पर कब्जा कर लिया। पश्चिम बंगाल में विजयपुरा एवं विक्रमपुरा नामक शहर की स्थापना किया इसने। तो पश्चिम बंगाल में विजय सेन ने विजयपुरा और विक्रमपुरा नामक शहर की स्थापना किया। अब यह विजयपुर और विक्रमपुर के नाम से जाना जाता है। तो विजय सेन ने पश्चिम बंगाल में, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह भी कई बार पूछा गया है कि विजयपुर और विक्रमपुर शहर की स्थापना सेन वंश के किस शासक ने की? तो विजय सेन ने
या फिर विजय राज ने या फिर निद्रावली ने। तो पश्चिम बंगाल में विजयपुरा एवं विक्रमपुरा नामक शहर की स्थापना। कलिंग के शासक अनंत वर्मा चोरगंग नामक का मित्र होने के कारण चोरगंग सखा के नाम से प्रसिद्ध। तो यह जो विजयसेन था वह कलिंग का शासक अनंत वर्मा चोरगंग का परम मित्र था, इसी कारण इसे चोरगंग सखा के नाम से भी जाना जाता है। क्या? चोरगंग सखा। तो कलिंग के शासक अनंत वर्मा चोरगंग का मित्र होने के कारण चोरगंग सखा के नाम से भी प्रसिद्ध था, चोरगंग सखा। सेन वंश का वास्तविक संस्थापक, बंगाल का पूर्ण राजनीतिक एकता प्रदान। तो याद रखेंगे, सेन वंश का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो वह विजयसेन था, लेकिन सेन वंश का संस्थापक पूछा जाए तो वह सामंत सेन था। यह एक छोटे से राज्य के रूप में स्थापना किया था सामंत सेन ने, लेकिन विजयसेन ने इसको पूर्ण स्वतंत्रता दे दी और एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। मगध, मिथिला, असम जिसे कामरूप कहते थे, कलिंग, इन सभी जगहों को जीतकर इसने एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। तो सेन वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो विजयसेन था, और बंगाल को पूर्ण राजनीतिक एकता इसी ने प्रदान किया। तो बंगाल को पूर्ण राजनीतिक एकता प्रदान करने वाला शासक था विजयसेन, और यह सेन वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इसे कौन कौन सी उपाधि मिली थी? तो परम महेश्वर, परम भटारक, महाराजा धीराज और सबसे इंपॉर्टेंट वृषभ राज शंकर। तो अरिराज वृषभ शंकर इसे उपाधि मिली थी। तो अरिराज वृषभ शंकर के उपाधि के कारण ऐसा लगता है कि यह शैव धर्म का अनुयायी था, शिवजी का भक्त था। तो इसके उपाधि मिली थी परम महेश्वर, परम भटारक, महाराजा धीराज और उसके बाद अरिराज वृषभ शंकर। याद रखेंगे कौन कौन? तो परम महेश्वर, परम भटारक, महाराजा धीराज और अरिराज वृषभ शंकर। शैव धर्म का अनुयायी, इसकी पुष्टि अरिराज वृषभ शंकर की उपाधि से, क्योंकि इसे अरिराज वृषभ शंकर की उपाधि मिली थी, इसी कारण इससे पता चलता है कि यह शैव धर्म का अनुयायी था। कौन? विजयसेन। तो विजयसेन किसका अनुयायी था? शैव धर्म का अनुयायी था। यह बात कैसे पता चलता है? तो उसे एक उपाधि मिली थी अरिराज वृषभ शंकर। देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर, यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह भी पूछा गया है। तो यूपीएससी के एग्जाम में 2009 के एग्जाम में भी यह पूछा गया है कि देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर शिव मंदिर तथा विजय सागर नामक एक जलाशय का निर्माण किया। याद रखेंगे, देवपाड़ा को बारेंद्री भी कहा जाता है। तथा पाल शासक रामपाल की देवपाड़ा अर्थात बारिंद्र को जीतने में इसने सहायता प्रदान की थी। तो देवपाड़ा में विजयसेन ने प्रद्युम्नेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किया। साथ ही साथ उस मंदिर के किनारे एक विजय सागर नामक एक विशाल जलाशय अर्थात झील का निर्माण किया। और देवपाड़ा को क्या कहा जाता है? उस समय बारेंद्री भी कहा जाता था। तो वर्तमान देवपाड़ा को उस समय वारेंद्री कहा जाता था। याद रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक बात और कि तो पूछा जाएगा कि प्रद्युम्नेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने किया? तो विजयसेन ने। कहां पे? तो देवपाड़ा में। और उसी मंदिर के निकट इस विजयसेन ने विजय सागर नामक एक जलाशय अर्थात झील का निर्माण किया। और पाल शासक रामपाल की देवपाड़ा अर्थात वारिंदर में इसने जीतने में सहायता की थी। किसने? तो विजयसेन ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसका एक दरबारी कवि था जिसका नाम था उमापति धर। तो विजयसेन के दरबारी कवि का क्या नाम था? तो उमापति धर। याद रखेंगे। देवपाड़ा में एक देवपाड़ा अभिलेख का उत्कीर्ण जिसकी रचना उमापति धर के द्वारा
तथा इस अभिलेख में विजय सेन के विजयों का उल्लेख किया गया है। तो अभी हमने बताया था कि देवपाड़ा अभिलेख को किसने लिखा, तो इसके दरबारी कवि जिसका नाम था उमापति धर, जिसमें इस विजय सेन के विजय एवं आक्रमणों का उल्लेख किया गया है। तो देवपाड़ा में एक देवपाड़ा अभिलेख का उत्कीर्ण किसने किया, तो इसी विजय सेन ने, और इसकी रचना उमापति धर ने की थी, जो इसका दरबारी कवि था किसका, तो विजय सेन का। और इस अभिलेख में विजय सेन के विजयों एवं शासन का उल्लेख किया गया है। विजय सेन की रानी के द्वारा कनक त्रिला पुरुष महादान यज्ञ संपन्न करा गया। विजय सेन की पत्नी सूर्यवंश की राजकन्या विलास देवी थी। तो विजय सेन की रानी जिसका नाम था विलास देवी, तो वह सूर्यवंश की राजकन्या थी। तो उसके द्वारा एक यज्ञ संपन्न कराया गया था, उसका नाम था कनकत्रिला पुरुष महादान यज्ञ। कनकत्रिला पुरुष महादान यज्ञ, तो यह इंपॉर्टेंट है, फैक्ट पूछा भी गया है कि कनकत्रिला महादान यज्ञ किसके द्वारा संपन्न कराया गया, तो विजय सेन की पत्नी जिसका नाम था विलास देवी, वह क्या थी, तो सूर्यवंश की राजकन्या थी। तो उसके द्वारा यह यज्ञ संपन्न कराया गया था, जो किसकी पत्नी थी, तो विजय सेन की पत्नी थी, याद रखेंगे। कनकत्रिला पुरुष महादान यज्ञ किसके द्वारा, तो विलास देवी की द्वारा, जो विजय सेन की पत्नी थी और वह सूर्यवंश की राजकन्या थी। पाल वंश के शासक मदन पाल की राजधानी गौड़ पर अधिकार और मदन पाल भागकर मगध में शरण लिया। विजय सेन की सबसे बड़ी उपलब्धि, तो विजय सेन की सबसे बड़ी उपलब्धि या जीत माना जाए तो वह था पाल शासक पर कब्जा। तो याद रखेंगे, पाल वंश के शासक मदन पाल की राजधानी गौड़ पर इसने कब्जा किया। मदन पाल को पराजित करके इसने गौड़ पर कब्जा किया और मदन पाल भागकर मगध में शरण लिया और 8 वर्षों तक वहीं पर रहा। और यही जो गौड़ पर कब्जा किया, यही इसका सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। याद रखेंगे कि पाल वंश के शासक मदन पाल की राजधानी गौड़ पर अधिकार कर लिया, मदन पाल को पराजित करके, और मदन पाल भागकर मगध में शरण लिया और मगध में जाकर 8 वर्ष तक छिपा रहा। और यही जो था विजय सेन की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है। इसकी पहली राजधानी विजयपुर तथा दूसरी राजधानी विक्रमपुर में स्थापित किया। तो विजय सेन ने जिन 2 राज्यों की स्थापना की थी, एक विजयपुरा और दूसरा विक्रमपुरा, तो इसको इसने राजधानी बनाया। तो इस विजय सेन ने पहली राजधानी विजयपुरा को और दूसरी राजधानी विक्रमपुरा को बनाया। याद रखेंगे कि विजय सेन ने अपनी पहली राजधानी विजयपुरा को जबकि दूसरी राजधानी विक्रमपुरा को बनाया। बुंदेलखंड के गढ़वाल शासकों पर गंगा के मार्ग से जल सेना द्वारा आक्रमण कर परास्त। तो याद रखेंगे कि इस विजय सेन ने बुंदेलखंड के गढ़वाल शासकों पर गंगा नदी के मार्ग से यात्रा करके उन्हें परास्त किया जल सेना के द्वारा। तो बुंदेलखंड के गढ़वाल शासकों पर गंगा के मार्ग से जल सेना के द्वारा आक्रमण करके उन्हें परास्त किया, इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा का कलिंग शासक अनंत बर्मन चोड़गंग का पुत्र राघव चोड़गंग पराजित एवं असम के बर्मन वंश का अंत। तो इस विजय सेन ने अपने परम मित्र जिसका क्या नाम था, तो उसका नाम था अनंत वर्मा चोड़गंग, जो कि कलिंग का शासक था उड़ीसा में। तो उड़ीसा के कलिंग का शासक अनंत वर्मा चोड़गंग, उसका पुत्र जिसका नाम था राघव चोड़गंग, तो उसे पराजित करके कलिंग पर कब्जा किया। साथ ही साथ असम के बर्मन वंश का इसने अंत किया। तो उड़ीसा के कलिंग शासक
अनंत बर्मन चोड़गंग का पुत्र राघव चोड़गंग पर इसने विजय प्राप्त किया और असम के बर्मन वंश को इसने समाप्त किया। किसने? विजय सेन ने। इसने अपना सीमा विस्तार कलिंग, कामरूप जिस पहले असम को कामरूप कहा जाता था, याद रखेंगे। तो कहां कहां? असम, कामरूप अर्थात कलिंग, असम अर्थात कामरूप, उसके बाद मगध तक फैलाया। बर्मन, भीरा, राघव आदि राजाओं को पराजित करने के बाद, तो याद रखेंगे बर्मन, भीरा, राघव आदि राजाओं को पराजित करने के बाद इसने विजय सेन ने अपनी सीमा का विस्तार कलिंग, कामरूप और मगध तक किया। कामरूप यानी कि आसाम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विजय सेन की सीमा का विस्तार कहां से कहां तक हुआ? तो बर्मन, भीरा, राघव आदि राजाओं को पराजित करने के बाद इसने अपने सीमा का विस्तार कलिंग, कामरूप और मगध तक किया। विजय सेन की उपलब्धियों से प्रभावित होकर श्री हर्ष के द्वारा प्रशंसा में विजय प्रशस्ति तथा मोराविल प्रशस्ति काव्यों की रचना। तो विजय सेन की उपलब्धियों से प्रभावित होकर श्री हर्ष ने इसकी प्रशंसा में 2 पुस्तक लिखा, 2 ग्रंथ लिखा। एक का नाम था विजय प्रशस्ति और दूसरे का नाम था गौड़ावीर प्रशस्ति अर्थात गौड़ को जीतने वाला, और विजय प्रशस्ति अर्थात विजय सेन का लेख। तो विजय सेन की उपलब्धियों से प्रभावित होकर श्री हर्ष ने इसके सम्मान में, इसके प्रशंसा में अर्थात विजय सेन के प्रशंसा में 2 ग्रंथ लिखे। एक का नाम था विजय प्रशस्ति और दूसरे का नाम था गौड़ावीर प्रशस्ति, याद रखेंगे, नामक काव्यों की इसने रचना की। किसने? तो श्री हर्ष ने। याद रखेंगे कि विजय सेन की उपलब्धियों से प्रभावित होकर श्री हर्ष के द्वारा उसकी प्रशंसा में, किसकी प्रशंसा में? तो विजय सेन की प्रशंसा में विजय प्रशस्ति तथा गौड़ावीर प्रशस्ति नामक काव्यों की रचना की गई। किसके द्वारा? तो श्री हर्ष के द्वारा। विजय सेन के शासन काल का उल्लेख संध्याकर नदी द्वारा रचित रामचरितम में। तो विजय सेन के शासन काल का उल्लेख संध्याकर नदी के द्वारा रचित रामचरितम में भी है। तो याद रखेंगे कि विजय सेन के शासन काल का उल्लेख संध्याकर नदी के द्वारा रचित रामचरितम में भी लिखा गया है। तो यह तो था विजय सेन। इसके बाद इसका पुत्र, वो भी एक महान शासक था जिसका नाम था बल्लाल सेन। बल्लाल सेन विजय सेन का पुत्र तथा 1158 ईस्वी में अपने पिता की जगह अगला सेन शासक। तो यह बल्लाल सेन विजय सेन का पुत्र था और 1158 ईस्वी में अपने पिता विजय सेन की जगह सेन वंश का अगला शासक नियुक्त होता है। कब? 1158 में। इसे कौन सी उपाधि मिली थी? गौड़ेश्वर की उपाधि मिली थी, जो पाल शासकों की उपाधि हुआ करती थी। पाल शासकों की उपाधि, पाल शासक गौड़ेश्वर की उपाधि धारण करते थे। तो इस बल्लाल सेन ने भी गौड़ेश्वर की उपाधि धारण की, अर्थात गौड़ का ईश्वर, गौड़ का स्वामी, क्योंकि गौड़ पर इसका पूर्ण कब्जा था। तो बल्लाल सेन ने पाल शासकों की उपाधि गौड़ेश्वर धारण की। याद रखेंगे, गौड़ेश्वर। उच्च कोटि का विद्वान और अपने गुरु की सहायता से बल्लाल चरित, दान सागर और अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना। हालांकि अद्भुत सागर अपूर्ण रहा। तो उच्च कोटि का विद्वान था बल्लाल सेन और इसी कारण इसने 3 ग्रंथों की रचना की। पहला बल्लाल चरित ग्रंथ, दूसरा स्मृति दान सागर ग्रंथ और तीसरा अद्भुत सागर ग्रंथ। ये तीनों अपने गुरु की सहायता से इसने रचना किया। हालांकि अद्भुत सागर ग्रंथ जो था यह अधूरा रह गया था और बाद में जयदेव ने इसे पूरा किया। तो उच्च कोटि का विद्वान
और अपने गुरु की सहायता से बल्लाल चरित, दान स्मृति दान सागर ग्रंथ और अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा? तो बल्लाल सेन के द्वारा। और अद्भुत सागर ग्रंथ अपूर्ण रहा, पूरा नहीं हो पाया। कुलीन प्रथा की शुरुआत, जिसमें ब्राह्मण, वैश्य और कायस्थ को श्रेष्ठ माना गया, जबकि क्षत्रिय तथा शूद्र नीच कुल के माने गए। तो इसने एक प्रथा की शुरुआत की जिसका नाम था कुलीन प्रथा, जिसके अंतर्गत ब्राह्मण, वैश्य और कायस्थ को श्रेष्ठ माना गया, जबकि क्षत्रिय और शूद्र नीच कुल के माने गए। तो याद रखेंगे, कुलीन प्रथा की शुरुआत किसने की? बल्लाल सेन ने, जिसके अंतर्गत ब्राह्मण, वैश्य और कायस्थ को उच्च कोटि का माना गया, श्रेष्ठ माना गया, जबकि क्षत्रिय एवं शूद्र को नीच कुल का माना गया। स्मृति दान सागर स्मृति पर आधारित ग्रंथ था, जबकि अद्भुत सागर एक खगोल विज्ञान था। तो जो स्मृति दान सागर ग्रंथ है वह स्मृति पर आधारित ग्रंथ है और अद्भुत सागर एक खगोल विज्ञान है। स्मृति अर्थात यादों पर आधारित और यह खगोल विज्ञान है, खगोल शास्त्र है। याद रखेंगे कि स्मृति दान सागर ग्रंथ यह एक स्मृति पर आधारित ग्रंथ है, जबकि यह जो अद्भुत सागर ग्रंथ है यह एक खगोल विज्ञान है। पिता की तरह शैव अनुयायी, तो यह जो बल्लाल सेन था अपने पिता विजय सेन की तरह यह भी क्या था? तो शैव धर्म का अनुयायी था। कुलीनवाद नामक सामाजिक आंदोलन की शुरुआत, तो इस बल्लाल सेन ने कुलीनवाद नामक एक सामाजिक आंदोलन की शुरुआत की। कुलीनवाद नामक एक सामाजिक आंदोलन की शुरुआत। इसे एक और उपाधि मिली थी, अन्य उपाधि निःशक शंकर। तो यह भी शैव धर्म का अनुयायी था, इसी कारण इसे निःशक शंकर की उपाधि मिली थी। निःशक शंकर और दूसरा उपाधि गौरेश्वर। तो निःशक शंकर की उपाधि किसे मिली? बल्लाल सेन को। इसका एक साहित्यिक गुरु था जिसका नाम था अनिरुद्ध। तो इसके साहित्यिक गुरु का नाम क्या था? अनिरुद्ध। याद रखेंगे, गुरु अनिरुद्ध बल्लाल सेन के साहित्यिक गुरु थे। उत्तरी बंगाल और मगध के पाल वंश का अंत, साम्राज्य मिथिला एवं उत्तरी बिहार, यह बात किसमें लिखा गया है? तो लघु चरित और बल्लाल चरित में। तो लघु चरित और बल्लाल चरित में क्या लिखा गया है कि बल्लाल सेन ने उत्तरी बंगाल और मगध के पाल वंश का अंत किया। उत्तरी बंगाल पर कब्जा किया और मगध के पाल वंश पर इसने मगध के पाल वंश का अंत करके मगध पर कब्जा किया। और यह बात किसमें लिखा गया? तो लघु चरित और बल्लाल चरित में। इसके बाद यह उत्तरी बिहार और मिथिला पर पूरा अपना साम्राज्य विस्तार करता है। तो उत्तरी बंगाल और मगध के पाल वंश, उत्तरी बंगाल पर कब्जा करता है और मगध के पाल वंश का अंत करता है और मगध पर कब्जा करता है और अपना साम्राज्य विस्तार मिथिला एवं उत्तरी बिहार पर करता है। और यह बात किसमें लिखा गया है? तो लघु चरित और बल्लाल चरित में। कुछ अन्य फैक्ट है बल्लाल सेन के बारे में कि राधा, वारेंद्र, वाग्दी और बंगा 4 अन्य प्रांतों पर इसने कब्जा किया था। वारेंद्र अर्थात देवपाल। तो राधा, वारेंद्र, वाग्दी और बंगा 4 अन्य प्रांतों पर भी इसने कब्जा किया था। कौन कौन? तो राधा, वारेंद्र, वाग्दी और बंगा, ये 4 प्रांतों पर भी इसने कब्जा किया था। तो एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम लोग अगला शासक लक्ष्मण सेन, केशव सेन, विश्वरूप सेन और सूर्य सेन देखेंगे, जो छोटे छोटे शासक हैं। इसके बाद यह सेन वंश समाप्त हो जाएगा। तो एक स्क्रीनशॉट लें और मिलते हैं हम लोग कुछ समय के बाद। सो वेलकम बैक अगेन। तो हम लोग सेन वंश को कंटिन्यू करेंगे।
सेन वंश में हम लोगों ने 4 शासकों को देखा, सामंत सेन, हेमंत सेन, विजय सेन और फिर बल्लाल सेन को। तो अगला जो शासक आता है उसका नाम था लक्ष्मण सेन। यह भी एक इंपॉर्टेंट शासक है लक्ष्मण सेन। तो लक्ष्मण सेन के पिता बल्लाल सेन ने 1179 ईस्वी में संन्यास ले लिया था, अर्थात राजा की पदवी से उसने संन्यास धारण करके जंगल को चला गया था। तो लक्ष्मण सेन अपने पिता बल्लाल सेन के संन्यास के बाद 1179 ईस्वी में सेन वंश का अगला शासक बनता है। तो याद रखेंगे सेन वंश का अगला शासक कौन बना 1179 ईस्वी में, तो लक्ष्मण सेन अपने पिता बल्लाल सेन के संन्यास ग्रहण करने के बाद। तो 1179 ईस्वी में अपने पिता बल्लाल सेन के संन्यास लेने के बाद सेन वंश का अगला शासक, इसे कौन सी उपाधि प्राप्त हुई, तो परम भागवत की। कनौज के गढ़वाल शासक जयचंद को पराजित करने के बाद लक्ष्मण सेन ने परम भागवत की उपाधि धारण की। तो कनौज के गढ़वाल शासक जयचंद को पराजित करने के बाद लक्ष्मण सेन ने परम भागवत की उपाधि धारण की। याद रखेंगे वैष्णव धर्म का अनुयायी, तो यह जो लक्ष्मण सेन था वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। याद रखेंगे कि इसके पिता शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन लक्ष्मण सेन वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इसने अपनी राजधानी लक्ष्मणवती को बनाया, जिसे लखनौती भी कहा गया। तो लक्ष्मणवती या लखनौती को इसने राजधानी बनाया, जिसका वर्तमान नाम क्या है, तो नदिया या नौदीप है। तो याद रखेंगे कि राजधानी लक्ष्मणवती या फिर लखनौती, जिसका वर्तमान नाम नदिया या फिर नौदीप है, उसको बनाया। तो लक्ष्मण सेन ने राजधानी कहां स्थापित किया, लक्ष्मणवती को, जिसे लखनौती भी कहा जाता था, और इसका वर्तमान नाम क्या है, तो नदिया या फिर नौदीप है। काशी, पुरी तथा प्रयाग पर विजय प्राप्त कर वहां पर विजय स्तंभ का निर्माण। तो इस लक्ष्मण सेन ने काशी, पुरी और प्रयाग पर विजय प्राप्त करके वहां पर एक विजय स्तंभ का भी निर्माण किया। तो काशी, पुरी और प्रयाग पर विजय प्राप्त करके लक्ष्मण सेन ने वहां पर एक विजय स्तंभ का निर्माण किया। इसके समय की सबसे इंपॉर्टेंट घटना है बख्तियार खिलजी का आक्रमण। तो इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जो कि मोहम्मद गोरी का सेनापति था और मोहम्मद गोरी के साथ वह अफगान से भारत आया था, एक तरह का वह गुलाम था मोहम्मद गोरी का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा यह भेजा गया था बंगाल पर आक्रमण के लिए, और उसने बंगाल पर आक्रमण के बाद लखनौती को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। साथ ही साथ बिहार के सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ा विश्वविद्यालय, प्राचीन विश्वविद्यालय जिसका नाम था नालंदा, उसे पूरी तरह से तहस नहस करके उसमें आग लगा दिया। तो यह इसके समय की सबसे इंपॉर्टेंट घटना है। तो लक्ष्मण सेन के समय की सबसे इंपॉर्टेंट यदि कोई घटना कही जाए तो यही है कि इसके समय बख्तियार खिलजी भारत में आया था, बिहार और बंगाल पर आक्रमण करके विश्वविद्यालय को नष्ट करके लखनौती शहर को भी नष्ट कर दिया था। तो इसके शासनकाल में मोहम्मद गोरी का सेनापति बख्तियार खिलजी का आक्रमण कब हुआ था, तो 1202 ईस्वी में। 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी द्वारा परास्त होकर लक्ष्मण सेन का पूर्वी बंगाल, जिसे आधुनिक में बांग्लादेश कहते हैं, तो आधुनिक बांग्लादेश में शरण तथा लक्ष्मण सेन के बाद बाकी सभी राजाओं का भी पूर्वी बंगाल में शासन बख्तियार खिलजी द्वारा लखनौती सहित नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट एवं तहस नहस कर आग लगा दी गई। तो इसके शासनकाल में मोहम्मद गोरी का सेनापति बख्तियार खिलजी 1202 ईस्वी में आक्रमण करता है और बख्तियार खिलजी से पराजित होकर लक्ष्मण सेन पूर्वी बंगाल भाग जाता है, जिसे आज बांग्लादेश कहते हैं, और वहां पे जाकर वह शरण ले लेता है। इसके बाद जितने सारे शासक हुए लक्ष्मण सेन के बाद, वे सभी भी पूर्वी बंगाल में ही शासन किए।
और बख्तियार खिलजी ने आक्रमण करके जब लक्ष्मण सेन को पराजित किया 1202 ईस्वी में, तो उसने लखनौती शहर को नष्ट कर दिया। साथ ही साथ बिहार के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करके और तहस नहस कर दिया और साथ ही उसमें आग लगा दी। और ऐसा कहा जाता है कि कई वर्षों तक वह आग जलता रहा। इंपॉर्टेंट है, एकीकृत बंगाल के अंतिम हिंदू शासक, तो लक्ष्मण सेन को एकीकृत बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद बंगाल तहस नहस हो गया। इसके बाद बंगाल कई भागों में बंटकर रह गया, कई अफगानियों ने लूटा, दूसरे वंशों ने लूटा। तो एकीकृत बंगाल का अंतिम हिंदू शासक किसे कहा जाता है? तो लक्ष्मण सेन को, क्योंकि इसने असम, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, पूर्वी बंगाल, कलिंग, इन सभी इलाकों को एक साथ बांध के रखा था, उस पर शासन किया। लेकिन इसके बाद बख्तियार खिलजी ने नष्ट करके सभी को ध्वस्त कर दिया। तो एकीकृत बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन? तो लक्ष्मण सेन। इसका साम्राज्य विस्तार असम, उड़ीसा, बिहार और वाराणसी तक था। वास्तव में इसका शासन संपूर्ण बंगाल तक था, जबकि कुछ समय के लिए दक्षिण पूर्व में उड़ीसा तथा पश्चिम में वाराणसी, इलाहाबाद तक इसका शासनकाल रहा। तो इसका साम्राज्य विस्तार असम, उड़ीसा, बिहार और वाराणसी तक रहा, लेकिन वास्तव में इसका शासनकाल संपूर्ण बंगाल तक रहा। लेकिन कुछ ही समय में दक्षिण पूर्व में उड़ीसा और पश्चिम में वाराणसी और इलाहाबाद तक रहा। मिनहाज ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी तबकाते नसरी, ये चीज हमने बताया भी है। तो मिनहाज द्वारा लिखी पुस्तक तबकाते नसरी में लक्ष्मण सेन पर इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के आक्रमण की चर्चा एवं लक्ष्मण सेन को हिंदू का खलीफा की संज्ञा, तो इंपॉर्टेंट है। तो जब बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था लखनौती के ऊपर, लक्ष्मण सेन के ऊपर, तो इसकी चर्चा मिनहाज ने अपनी पुस्तक तबकाते नासरी में की है। और मिनहाज ने अपने पुस्तक तबकाते नासरी में इस लक्ष्मण सेन को हिंद का खलीफा कहा है। तो हिंद का खलीफा की संज्ञा किसे मिली है? तो लक्ष्मण सेन को। तो मिनहाज द्वारा लिखी पुस्तक तबकाते नासरी में लक्ष्मण सेन पर इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के आक्रमण की चर्चा की गई है और लक्ष्मण सेन को हिंद का खलीफा कहा गया है। एक विद्वान शासक अपने पिता बल्लाल सेन की तरह, इसलिए अपने पिता के अपूर्ण ग्रंथ अद्भुत सागर को जयदेव की सहायता से पूर्ण किया। तो अपने पिता के बल्लाल सेन के समान ही यह लक्ष्मण सेन एक क्या था? तो काफी महत्वपूर्ण लेखक था, साहित्यकार था, तो एक विद्वान शासक भी था। तो एक विद्वान शासक किसके तरह? तो अपने पिता बल्लाल सेन की तरह। इसीलिए अपने पिता के द्वारा अपूर्ण ग्रंथ, तो बल्लाल सेन ने अद्भुत सागर नाम का एक ग्रंथ लिखा, लेकिन वह पूरा नहीं हो पाया। तो उसे इसी लक्ष्मण सेन ने बल्लाल सेन का पुत्र जयदेव, जो कि उसका दरबारी कवि था, दरबारी लेखक था, उसके साथ मिलकर इसे पूरा किया। तो एक विद्वान शासक अपने पिता बल्लाल सेन की तरह, इसलिए अपने पिता के अपूर्ण ग्रंथ जिसका नाम था अद्भुत सागर को जयदेव की सहायता से पूर्ण किया। इसका एक दरबारी कवि था जिसका नाम था श्रीधर दास। तो इसका दरबारी कवि कौन था? श्रीधर दास, सदुक्ति कर्णामृत के रचयिता। तो श्रीधर दास जो कि लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे, उन्होंने सदुक्ति कर्णामृत नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। याद रखेंगे, दरबारी कवि श्रीधर दास जिन्होंने सदुक्ति कर्णामृत नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। प्रधान न्यायाधीश तथा मुख्यमंत्री हल्ला युद्ध, तो इसके समय का जो प्रधान न्यायाधीश था और मुख्यमंत्री था उसका नाम क्या था? तो हल्ला युद्ध था। याद रखेंगे, तो लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश अर्थात जज और जो चीफ मिनिस्टर था, मुख्यमंत्री था, उसका नाम क्या था? हल्ला युद्ध, जो इसके समय का एक दरबारी लेखक भी था। तो याद रखेंगे कि इसके
इसका प्रधान न्यायाधीश और मुख्यमंत्री कौन था? तो हल्ला युद्ध था। इसका दरबारी लेखक कौन था? तो जयदेव, गीत गोविंद के रचयिता, हल्ला युद्ध ब्राह्मण सर्वस्व के रचयिता, और धोई पवन दूतम के रचयिता तथा गोवर्धन, इन सब में जयदेव का स्थान सर्वोच्च था। तो दरबारी लेखक कौन कौन से थे? लक्ष्मण सेन के मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनसे प्रश्न पूछा गया है कि जयदेव किसका दरबारी लेखक था? तो लक्ष्मण सेन का, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो दरबारी लेखक कौन था? जयदेव, जिसने गीत गोविंद की रचना की थी, हल्ला युद्ध जिसने ब्राह्मण सर्वस्व की रचना की थी, धोई जिसने पवन दूतम की रचना की थी, और गोवर्धन, इन सब में जयदेव का स्थान सर्वोच्च था, सबसे ऊपर था, याद रखेंगे। इसके शासन के अंतिम चरण में कई सामंतों द्वारा विद्रोह करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना। तो लक्ष्मण सेन के शासन के अंतिम चरण में कई सामंतों ने विद्रोह करके एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। वास्तव में सेन वंश का जो साम्राज्य था यहीं पर समाप्त हो जाता है, इसी के शासनकाल के बाद। इसके बाद जो शासक आए थे वे नाम मात्र के थे और तुरंत ही यह सेन वंश समाप्त हो जाता है। तो इसके शासन के अंतिम चरण में कई सामंतों के द्वारा विद्रोह करके एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई। सेन वंश द्वारा सर्वप्रथम हिंदी में अभिलेख उत्कीर्ण। तो सेन वंश ही एक ऐसा वंश था जिसने सबसे पहले हिंदी में अभिलेख को उत्कीर्ण कराया। तो सेन वंश द्वारा सर्वप्रथम हिंदी में अभिलेख उत्कीर्ण। तो हिंदी भाषा में अभिलेख या शिलालेख को उत्कीर्ण करने वाला कोई वंश था तो वह यही था सेन वंश। लक्ष्मण सेन के बाद सेन वंश के अगले शासक केशव सेन, विश्वरूप सेन और अंतिम शासक सूर्य सेन। तो लक्ष्मण सेन के बाद सेन वंश का शासक कौन कौन हुआ? तो लक्ष्मण सेन, उसके बाद विश्वरूप सेन और अंतिम सूर्य सेन। दशरथ देव के द्वारा 1230 ईस्वी में परास्त कर देव वंश की स्थापना। सूर्य सेन सेन वंश का अंतिम शासक, इसके बाद सेन वंश समाप्त। तो सूर्य सेन को 1230 ईस्वी में देव वंश की स्थापना करता है कौन परास्त करके? तो दशरथ देव। तो दशरथ देव 1230 ईस्वी में सूर्य सेन को पराजित करके एक नया वंश की स्थापना करता है, देव वंश की, और इसके बाद यह सेन वंश समाप्त हो जाता है। तो यह तो था सेन वंश। इसके बाद हम लोग देखेंगे बुंदेलखंड और कन्नौज के इलाके में एक बार फिर से चलेंगे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण डायनेस्टी जिसका नाम था गढ़वाल वंश या फिर राठौर वंश, उसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के इलाके के जितने सारे वंशज थे वे समाप्त हो जाएंगे। तो एक स्क्रीनशॉट ले लें और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक